हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कोलोस्टोमी। आज अपन कोलोस्टोमी के बारे में डील करने जा रहे हैं। कोलोस्टोमी क्या होती है, कोलोस्टोमी क्यों की जाती है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या इसका इंडिकेशन है और क्या क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, इन सभी टॉपिक के बारे में आज अपन डील करेंगे। और उस टॉपिक का नाम है आपका कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी का मतलब होता है ऑस्टोमी, और ऑस्टोमी कोलन ऑस्टोमी इसका नाम ही, इसका मीनिंग है वो इसी के नाम में छुपा हुआ है। तो कोलोस्टोमी, और कोलोस का मतलब होता है कोलन, और कोलन आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को कहा जाता है। आपका कोलन कोलन होता है वो आपकी इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन को कहा जाता है कोलन। और ऑस्टोमी का मतलब होता है, या टोमी का मतलब होता है ऑस्टोमी या टोमी। और टोमी का मतलब होता है कि ओपनिंग करना। और ओपनिंग करना अगर किसी भी पार्ट में या कोई पार्ट में, किसी भी पार्ट में अगर आप एंटीरियर एब्डोमिनल वाल हो या कोई सा भी हो जहां पर आप ओपनिंग करते हैं, उसे टोमी या ऑस्टोमी के नाम से जाना जाता है। जबकि एक्टोमी का मतलब होता है कि आपका सर्जिकल रिमूवल कर दिया जाए, किसी पार्ट को काट करके हटा देना एक्टोमी कहलाता है। जबकि ऑटोमी या ऑस्टोमी का मतलब होता है, ऑस्टोमी या टोमी का मतलब होता है कि आपकी एक ओपनिंग क्रिएट कर देना, या वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का ओपनिंग करना, होल करना, या उसे ओस्टोमी के नाम से जाना जाता है। तो कोलोस्टोमी का मतलब होता है कि आपकी जो कोलन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसमें कोई भी आपको ओपनिंग क्रिएट कर दी जाए एंटीरियर एब्डोमिनल वाल, जो आपका एंटीरियर, ये एंटीरियर एब्डोमिनल वाल है। और एंटीरियर एब्डोमिनल वाल माना ये पर्सन है, ये पर्सन की एंटीरियर एब्डोमिनल वाल थी, और एंटीरियर एब्डोमिनल वाल में अगर कोई ओपनिंग कर दी जाए और ओपनिंग बना करके एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के थ्रू आपकी एक ओपनिंग क्रिएट की जाती है, और वो ओपनिंग की जाती है आपकी कोलन में, और कोलन में एक पाउच बना दिया जाता है, उसे कोलोस्टोमी के नाम से जाना जाता है। ये मान लीजिए आपका एब्डोमिनल है, ये एब्डोमिनल की एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल हो गई, इसके थ्रू जाकर के आपको कोलन में एक ओपनिंग बना दी जाती है, और उस ओपनिंग को कोलोस्टोमी के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक ओपनिंग बना दी, तो ये जाकर के आपकी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के थ्रू आपने कोलन में एक ओपनिंग क्रिएट कर दी है, या पाउच का निर्माण कर दिया है, तो उसी पाउच को या ओपनिंग को कोलोस्टोमी के नाम से जाना जाता है। अब कोलोस्टोमी होती है वो क्यों जरूरी होती है? तो कोलोस्टोमी के लिए जरूरी या इंडिकेशन होता है, तो कोलोस्टोमी होगी तो कोलोस्टोमी में आपका इंडिकेशन आता है, और इंडिकेशन में आता है कि आपका कोई भी लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है, या आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में अगर किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो उस स्थिति में आपको कोलोस्टोमी करने की आवश्यकता होती है। तो कोलोस्टोमी जब भी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरीके से कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को सोल आउट करने के लिए आपको, या फिर आपका जो कोलोस्टोमी होता है वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के थ्रू आपकी जो कोलन होती है उसमें एक ओपनिंग या पाउच क्रिएट कर दिया जाता है, ताकि आपका फीसस और वो जो फीसस और फ्लैटस है वो वहां से एक्सक्रिएट आउट हो सके या पास हो सके, और ऑब्स्ट्रक्शन है उसको सोल आउट या उसको रिजोल्व किया जा सके। तो ऐसा कोई सा भी ऑब्स्ट्रक्शन जिसमें कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी किसी भी प्रकार का अगर ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, तो उसमें भी आपको कोलोस्टोमी करने की आवश्यकता होती है। दूसरे नंबर पे आता है कि आपको परमानेंट मीन्स ऑफ इवैक्यूएशन। अगर आपको लगता है कि जहां पर कोई भी बर्थ डिफेक्ट है, जहां पर आपका इंटेस्टाइन है वो पूरी तरीके से मेच्योर नहीं हुआ है, डेवलप नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में भी आपको एक कोलोस्टोमी बना करके, एक ओपनिंग क्रिएट करके, आर्टिफिशियल ओपनिंग बना करके, और कोलन में एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाते हैं, ताकि आपका स्टूल और फीचर्स है
स्टूल हुआ, फीसस हुआ, या फिर आपका फ्लैटस वहां से एक्सक्रिएट आउट या पास आउट हो सके, तो उसके लिए भी आपको कोलोस्टोमी की आवश्यकता होती है। अब ऑब्स्ट्रक्शन में टू टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या आपके ट्यूमर की वजह से कोई इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, कैंसर की वजह से हो सकता है, या फिर आपका एडिशन हो जाए वाल्व का, या आपकी जो वाल्व थी इंटेस्टाइन की वो एडिशन हो जाए, या उसमें नॉकिंग हो जाए, या किसी भी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, या आपका इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज हो जाए, जिसमें कि दो नाम अति महत्वपूर्ण होते हैं, इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम या इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीजेस। इनमें जो नाम आता है फेमस, और वो है आपका क्रॉन्स डिजीज। क्रॉन्स डिजीज, जो कि क्रॉन्स डिजीज होती है, ये क्या करती है, ये आपकी जो बाउल होती है या इंटेस्टाइन का जो की जो म्यूकोसा होती है उसका सीवियर इन्फ्लामेशन हो जाता है। उसकी वजह से आपका डायरिया होने लगता है। डायरिया होगा, डायरिया होता है, डायरिया की वजह से आपका डायरिया होगा इंटेस्ट, और वहां पर आपका न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता हुआ है, तो उसकी वजह से आपको एनीमिया और आदि देखने को मिलता है। तो क्रॉन्स डिजीज होती है, उसमें क्या होता है, ये मेनली अफेक्ट करता है आपका टर्मिनल जो इलियम होता है, टर्मिनल इलियम। ये आपका टर्मिनल इलियम को कॉमनली अफेक्ट करेगा। टर्मिनल इलियम को जाकर, वो टर्मिनल इलियम होता है वो लास्ट पार्ट होता है आपका इंटेस्टाइन का। सबसे पहले आता है इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है पहली आपकी जो इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडोनम, जेजुनम और इलियम। इलियम होता है सबसे बड़ा पार्ट होता है, और सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होता है क्रॉन्स डिजीज में वो आपका टर्मिनल इलियम होता है। और दूसरी जो डिजीज आती है वो आती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस, और अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब होता है कि ये मेनली आपका वही आपकी जो म्यूकोसा होती है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, सीवियर इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होता है। उसकी वजह से आपका डायरिया, वोमिटिंग और एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, एब्डोमिनल पेन और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे सिम्टम आने लग जाते हैं। और ये आपका जो मेनली अफेक्ट करता है वो करता है आपका रेक्टम को। ये मेनली अफेक्ट करेगा रेक्टम को एंड सिग्मोइड कोलन। रेक्टम और सिग्मोइड कोलन को ये मेनली अफेक्ट करता है। रेक्टम और सिग्मोइड कोलन को ये मेनली अफेक्ट करता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, और ये इसकी असेंडिंग आपकी ग्रोथ देखने को मिलती है। ये स्टार्ट होता है रेक्टम और सिग्मोइड कोलन से एंड अपवर्ड ये ग्रो करता है, और ऊपर वाली स्ट्रक्चर को असेंडिंग ग्रो करके ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर होती है, ट्रांसवर्स कोलोन हुआ, डिसेंडिंग कोलोन हुआ और असेंडिंग कोलोन, इनको आकर के ये अफेक्ट कर लेता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस का रेक्टम से और सिग्मोइड कोलन से ये स्टार्ट होता है, जबकि क्रॉन्स डिजीज मेनली अफेक्ट करती है आपकी टर्मिनल इलियम को। अब ये हो गया, तो इसके बाद में देखते हैं कि आपकी कौन कौन से टाइप की हो सकती है। तो कोलोस्टोमी के टाइप, और कोलोस्टोमी के टाइप में जो फर्स्ट टाइप आता है वो आता है कि या तो कोलोस्टोमी होगी वो शॉर्ट पीरियड या टेम्पोररी हो सकती है। टाइप्स में कोलोस्टोमी के टाइप में फर्स्ट होगी वो आपकी टेम्पोररी हो सकती है। टेम्पोररी, और टेम्पोररी होती है वो शॉर्ट पीरियड के लिए करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम थोड़े दिनों में सोल्व आउट या रिजोल्व हो जाती है, तो तब तक के लिए जो कोलोस्टोमी करते हैं उसे टेम्पोररी कोलोस्टोमी के नाम से जाना जाती है। जबकि दूसरा होता है वो परमानेंट होता है। और परमानेंट होगा तो परमानेंट में क्या होगा, ये आपका लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, कि इसमें लाइफ लॉन्ग या लंबे समय तक अगर उसको जरूरत पड़ती है उसको बना करके रखना है, आपको जीवन पर्यंत कोलोस्टोमी पे रखना है, तो उसे आप परमानेंट या लाइफ लॉन्ग कोलोस्टोमी के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पे आती है और वो आती है आपकी वेट कोलोस्टोमी। वेट कोलोस्टोमी, अब वेट कोलोस्टोमी, ड्राई कोलोस्टोमी, इनको जानने से पहले अपन एक छोटा सा
इसका एनाटॉमिकल पोर्शन पढ़ते हैं तो इसमें जो पहला पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो यहाँ से इलियोसिकल वाल्व से शुरुआत होती है, जिसको कि आप सीकम के नाम से जानते हैं, जो कि आपका लास्ट पार्ट होता है। वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट का इलियम होता है और जो इस शुरुआत होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की, वहां पर एक वाल पाया जाता है जिसे इलियोसिकल वाल के नाम से जाना जाता है, और उस पार्ट को आप नाम देते हैं, वह उसको कहा जाता है आपका सीकम। और सीकम के वहां पर आपकी पाई जाती है अपेंडिक्स, और जब अपेंडिक्स का एक्युमुलेशन हो जाता है, उसमें फीकल कंटेंट या किसी प्रकार से उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन को आप अपेंडिसाइटिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका ये सीकम और ये यहां से आपकी इंटेस्टाइन, ये आपका असेंडिंग कॉलन, ये ट्रांसवर्स कॉलन, ये आपका डिसेंडिंग कॉलन, और ये आपका सिग्मोइड कॉलन हो गया। ये ट्रांस असेंडिंग कॉलन, ये ट्रांसवर्स कॉलन, ये होता है आपका डिसेंडिंग, और ये हो गया आप सिग्मोइड कॉलन। तो यहाँ पर जो पार्ट होता है, यहाँ पर इलियोसिकल वाल्व पाया जाता है, और इसे सीकम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपका अपेंडिक्स होता है, और जब अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे अपेंडिसाइटिस के नाम से जाना जाता है। और मोस्ट कॉमन कॉज होता है अपेंडिसाइटिस का, वो फीकल का इंफेक्शन की वजह से होता है। अब जब भी आप वेट कोलोस्टोमी या असेंडिंग कोलन, ये आपका असेंडिंग कोलन है, ये ट्रांसवर्स कोलन है, ये आपका डिसेंडिंग कोलन हो गया, और ये आपका सिग्मोइड कोलन। तो जब भी आप वेट कोलोस्टोमी करोगे तो असेंडिंग पार्ट में अगर आपने यहाँ पर कोलोस्टोमी की है या पाउच बनाया है या ओपनिंग करी है, अगर असेंडिंग कोलन में की है तो उसे वेट कोलोस्टोमी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ जो फीकल कंटेंट होगा वो आपका लिक्विड या सेमी सॉलिड प्रकार का आएगा। और असेंडिंग कोलन, और यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल की लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, फ्लूइड का सबसे ज्यादा लॉस देखने को मिलता है, वो वेट कोलोस्टोमी में देखने को मिलेगा। ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी अब जो ट्रांसवर्स में करते हैं, जो ट्रांसवर्स वाला पार्ट होता है उसमें करते हैं, उसे ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आपको सेमी सॉलिड कंटेंट देखने को मिलता है, जबकि आपका डिसेंडिंग कॉलन और सिग्मोइड कॉलन में जो मेनली की जाती है वो उसे ड्राई, अगर इन दोनों में करते हैं तो इन दोनों में ओपनिंग या अगर पाउच बनाया जाता है या कोलोस्टोमी की जाती है डिसेंडिंग और सिग्मोइड कॉलन में, तो उसे ड्राई कोलोस्टोमी के नाम से जाना जाता है। और ड्राई कोलोस्टोमी होगी, उसमें जो फीकल कंटेंट देखने को मिलता है वो आपका नॉर्मल फॉर्म्ड स्टूल कंटेंट आएगा। इसमें जो मेनली जो नॉर्मल फॉर्म होता है सेमी सॉलिड टाइप का, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। वेट कोलोस्टोमी में या असेंडिंग में करते हैं, वेट कोलोस्टोमी कहलाती है, और उसमें लिक्विड आता है। जबकि आपका ट्रांसवर्स में करेंगे तो उसमें आपका जो फीकल कंटेंट का टाइप होता है वो लिक्विड टू सेमी सॉलिड होता है। और यहाँ पर डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलन में सबसे ज्यादा होता है, वो मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है सिग्मोइड कोलन, और डिसेंडिंग कोलन में कोलोस्टोमी को मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड का जो आपका लॉस होता है वो सबसे कम होता है, जबकि सबसे ज्यादा जो लॉस होता है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का वो वेट कोलोस्टोमी में देखने को मिलता है। इसके बाद में तीसरे नंबर पे ये हो गया आपका कि वेट कोलोस्टोमी क्या होती है। तो वेट कोलोस्टोमी आपका अगर असेंडिंग कोलन में की जाती है वेट कोलोस्टोमी कहलाती है, जबकि ड्राई कोलोस्टोमी होगा तो ड्राई कोलोस्टोमी अगर आपका डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन में की जाएगी तो ड्राई कोलोस्टोमी के नाम से जाना जाता है। अब एंड कोलोस्टोमी क्या होती है कि एक एंड कोलन के एंड में एक स्टोमा बना दिया जाता है, और जो रिमेनिंग कोलन का एंड कोलोस्टोमी, ये वेट कोलोस्टोमी हो गई। ड्राई कोलोस्टोमी देख लिया आपने, वेट कोलोस्टोमी देख लिया, कहां पर स्टूल का क्या कंटेंट होगा वो भी आपको पता चल गया है। ये वेट कोलोस्टोमी हो गई।
और ये ड्राई कोलोस्टोमी, और ड्राई जो कोलोस्टोमी करते हैं वो मेनली आपकी वेट कोलोस्टोमी असेंडिंग कॉलन में करेंगे, जबकि असेंडिंग कॉलन में होगी वो वेट कोलोस्टोमी होगी, जबकि ड्राई कोलोस्टोमी होती है वो आपकी डिसेंडिंग कॉलन में। और सिग्मोइड कॉलन में अगर आपने कोलोस्टोमी बनाई है तो उसे ड्राई कोलोस्टोमी के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर पे या पांचवें नंबर पे आती है वो आती है आपकी एंड कोलोस्टोमी। और एंड कोलोस्टोमी का मतलब होता है कि आपकी कोलोन के एंड में एक पाउच क्रिएट किया जाता है। एंड ऑफ कोलम, कोलम के एंड ऑफ कोलम, एंड ऑफ कोलम, कोलम के एंड में एक पाउच क्रिएट किया जाता है। एंड ऑफ कोलम ए पाउच इज मेड, एक पाउच बना दिया जाता है, कोलन के एंड में एक पाउच बना दिया जाता है और उस पाउच को कहा जाता है आपका हार्टमान पाउच। अब जो आपका पाउच बना दिया जाएगा, एंड था कोलन, कोलन के एंड में सिग्मोइड, कोलन के लास्ट में जाकर के उसमें एक पाउच क्रिएट कर दिया जाता है। और जो बचा हुआ अब जो रिमेनिंग पार्ट होता है आपका इंटेस्टाइन का रिमेनिंग पार्ट होता है उसे हार्टमान पाउच के नाम से जाना जाता है। कोलन के एंड में एक स्टोमा बना देते हैं और स्टोमा बना दिया, ये कोलन के एंड में आपने स्टोमा बना दिया और स्टोमा बना करके वहां पर एक पाउच लगा देते हैं। और जो बचा हुआ आपका इंटेस्टाइन का पार्ट होता है उसे आपको हार्टमान पाउच के नाम से जाना जाता है। तो ये आपकी हो चुकी है। और इसके बाद में आती है लूप कोलोस्टोमी। तो लूप कोलोस्टोमी में एक एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में एक लूप बना दिया जाता है। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में लूप कोलोस्टोमी में क्या करते हैं, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में एक लूप बना दिया जाता है और लूप एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में एक लूप बना देते हैं और लूप बना करके इसमें क्या किया जाता है, इसको फिक्स कर दिया जाता है एक्सटर्नल सपोर्टिंग डिवाइस के साथ, इसको फिक्स कर देते हैं। डबल कोलोस्टोमी होती है वो प्रॉक्सिमल की जाती है, डिस्टल की जाती है, टू टाइप की होती है। इसमें टू टाइप के स्टोमास बनाए जाते हैं, डबल कोलोस्टोमी। और डबल कोलोस्टोमी में टू टाइप के स्टोमा बनाए जाते हैं, दो टाइप के इसमें स्टोमा बनाए जाते हैं। फर्स्ट होता है वो आपका प्रॉक्सिमल होता है और प्रॉक्सिमल में आपका प्रॉक्सिमल होता है वो स्टूल के लिए होता है, जबकि आपका जो डिस्टल स्टूला होगा और डिस्टल होगा वो आपका होता है म्यूकस के लिए। तो आपने देखा कि कोलोस्टोमी के टाइप में टेम्पोररी होती है जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक यूज की जाती है, परमानेंट होती है उसको लाइफ लॉन्ग आपको कोलोस्टोमी बैग लगा करके उसकी पाउच बना करके उसको परमानेंट कोलोस्टोमी पर रखा जाता है। वेट कोलोस्टोमी में अगर असेंडिंग कोलन में करते हैं तो वेट कोलोस्टोमी कहलाती है, जहां पर आपका जो कंटेंट होगा फीकल कंटेंट वो लिक्विड आएगा, जबकि आप ट्रांसवर्स में कर सकते हैं। और जो ड्राई कोलोस्टोमी होती है, ड्राई कोलोस्टोमी में क्या होता है, आपका डिसेंडिंग कोलन या सिग्मोइड कोलन में आपका पाउच बनाया जाता है या ओपनिंग या कोलोस्टोम बनाई जाती है और वहां पर जो फीकल कंटेंट होता है वो आपका नॉर्मल फीकल कंटेंट आता है और वहां पर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के चांसेस होते हैं वो आपके डिस्टरबेंस होने के या लॉस होने के वो सबसे कम होते हैं। उसके बाद में आती है एंड कोलोस्टोमी और कॉलम के एंड में एक पाउच बना दिया जाता है, कोलन के एंड में एक स्टोमा या पाउच बना देते हैं और जो लास्ट में बचा हुआ पोर्शन होता है कोलन का उसे हार्टमान पाउच या के नाम से। अब जो रिमेनिंग पोर्शन होता है और उस रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन का जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो हार्टमान पाउच के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आती है लूप कोलोस्टोमी और एक लूप बना दिया जाता है, इंटेस्टाइन में एक लूप क्रिएट कर देते हैं और उसको फिक्स किया जाता है
उसके बाद में डबल कोलोस्टोमी 2 स्टोमा बनाए जाते हैं। पहला होता है प्रॉक्सिमल में स्टूल के लिए होता है, जबकि डिस्टल में म्यूकस के लिए एक स्टोमा बनाया जाता है, तो उसे डबल कोलोस्टोमी के नाम से जाना जाता है। अब कोलोस्टोमी में अब आपको क्या करना होता है, अब जब भी आप कोलोस्टोमी करोगे तो ये आपका इंडिकेशन हो गया कहां पर करते हैं, कौन सा होता है। लेकिन अब आपको जब भी आप कोलोस्टोमी करोगे तो एक सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ेगा, और सर्जिकल प्रोसीजर में आपको क्या देखना होता है कि प्री ऑप में क्या करोगे, तो प्री ऑप में आपको करना होता है कि आपको लो रेजिड्यू डाइट देनी होती है 1 से 2 दिन पहले। तो प्री ऑप में क्या करना है, प्री ऑप, तो प्री ऑप में आपको लो रेजिड्यू डाइट देनी होगी बिफोर 1 to 2 डेज, 1 से 2 दिन पहले से आपको, अगर आपने प्लान किया है कि कोलोस्टोमी अगर आपको 2 दिन बाद करनी है तो 1 से 2 दिन से पहले आपको उसको लो रेजिड्यू डाइट आपको स्टार्ट करनी है, ताकि आपका उसका आसानी से इवेक्यूएशन हो सके। उसके बाद में आपको क्या करना होता है, एनपीओ रखना होता है। एनपीओ रखेंगे आप 6 से 8 घंटे या 4 से 6 घंटे, 4 से 6 घंटे तक पेशेंट को आपको एनपीओ रखना है, ताकि आपका, और उससे पहले एनपीओ रखेंगे। और नाइट में आपको उसको क्या, अगर मॉर्निंग में जैसे सर्जरी होती है तो नाइट में उसको क्या करना होता है, उसको एनिमा देना होता है। एनिमा और लैक्सेटिव देते हैं, वो नाइट में देंगे। तो प्री ऑप में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको 1 से 2 दिन प्लान सर्जरी होती है, उसमें 1 से 2 दिन पहले से आपको लो रेजिड्यू डाइट देनी होती है। उसके बाद में आपको एनपीओ रखना होता है 4 से 6 घंटे तक, उसको एनपीओ रखते हैं। और एनपीओ का मतलब होता है कि उसको मुंह से ओरली कुछ नहीं देना होता है, उसको आप लिक्विड अलाउ करेंगे, और लिक्विड होगा वो आईवी लिक्विड देंगे उसको केवल। उसके बाद में आता है कि आपको उससे मिडनाइट में या उसको 1 दिन पहले या नाइट में या मिडनाइट में उसको आपको लैक्सेटिव या एनिमा देने की उसको जरूरत होती है। ये आपका प्री ऑप हो गया। उसके बाद में पोस्ट ऑप, और पोस्ट ऑप में आपको देखना होता है, आपको ब्लीडिंग के लिए उसको असेस करना होता है, इन्फेक्शन के लिए, ब्लीडिंग के लिए, इन्फेक्शन के लिए, उसको रेडनेस के लिए, स्वेलिंग के लिए उसको असेस करना होता है। तो पोस्ट ऑप में आपको उसको असेस करना है, उसके वाइटल की चार्टिंग करनी होती है। तो ये आपका पोस्ट ऑप हो गया। पोस्ट ऑप में आपको पेट्रोलियम जेली गोज आपको यूज करना होता है, ताकि उसको इरिटेशन ना हो वहां पर स्टोमा की, और स्टोमा के कलर को, अब सबसे बात आती है पोस्ट ऑप में कि स्टोमा कलर कैसा देखने को मिलेगा। तो स्टोमा कलर में अगर पिंक रेड दिख रहा है, पिंक ब्रीक है, पिंक रेड है, पिंक ब्रीक है, या तो आपका पिंक रेड है, या फिर पिंक ब्रीक है, या पिंक रेड है, बीफी है, या फिर आपका बीफी कलर है, तो ये आपकी नॉर्मल फाइंडिंग को दिखाता है कि आपका स्टोमा है, नॉर्मल है। अगर पिंक कलर का है, पिंक ब्रिक कलर का है, बीफी कलर का है, तो ये आपकी नॉर्मल फाइंडिंग होती है। रेड है, पिंक है, पिंक है, रेड पिंक है, या फिर ब्रिक कलर का है, पिंक ब्रिक है, या बीफी कलर का है, तो ये आपकी नॉर्मल फाइंडिंग को बताता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि पिंक पेल हो गया, या येलो, पिंक पेल और येलो कलर का है, तो ये आपका दिखाता है कि वहां पर हाइपो परफ्यूजन हो रहा है, जो परफ्यूजन था वो कम हो चुका है, तो उसकी वजह से पेल पिंक हो गया। या येलो कलर का दिख रहा है अगर स्टोमा, तो उसमें हाइपो परफ्यूजन है। जबकि अगर मैं बात करूं कि अगर आपका जो स्टोमा का कलर था वो रेड ब्रिक कलर का, या बीफी ब्रिक कलर, या बीफी रेड कलर का हो चुका है, तो उसका मतलब है कि वहां पर हाइपर परफ्यूजन है, और हाइपर परफ्यूजन है तो उसमें ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। तो ब्रिक रेड या रेड ब्रिक कलर का आ रहा है, तो वहां पर ब्लीडिंग की संभावना है, हाइपर परफ्यूजन है। उसके बाद में अगर ब्लू कलर का है, स्टोमा का कलर ब्लू है, ब्लैक है, या फिर आपका पर्पल कलर का स्टोमा है,
ब्लू है, ब्लैक है, या अगर आपका स्टोमा का कलर पर्पल है तो ये आपको दिखाता है कि परफ्यूजन था वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है, या जो आपका सर्कुलेशन था, ब्लड का जो सर्कुलेशन था वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है, कॉम्प्रोमाइज हो गया है, और उसमें आपको नोटिफाई करना होता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिजिशियन को नोटिफाई करना। अब देखिए स्टोमा का कलर कौन कौन सा हो सकता है, या तो पिंक कलर का देखने को मिले, पिंक रेड देखने को मिले, या फिर पिंक ब्रिक कलर का आपको देखने को मिलता है स्टोमा का कलर, या बीफी कलर का, तो ये नॉर्मल फाइंडिंग होती है। जबकि इसके बाद आता है पिंक पेल कलर का या येलो कलर का है तो हाइपर परफ्यूजन को दिखाएगा, रेड ब्रिक कलर का है तो हाइपर परफ्यूजन है, वहां पर ब्लीडिंग के चांसेस है। जबकि आपका ब्लू ब्लैक और पर्पल कलर का अगर स्टोमा देखने को मिलता है तो ये बताता है कि आपका जो सर्कुलेशन था वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है, जहां पर आपने ओपनिंग की थी उसमें आपकी ब्लड वेसल्स में आपकी इंजरी हुई है, और वहां पर जो सर्कुलेशन था वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो वहां पर अगर प्रॉपर तरीके से सर्कुलेशन नहीं है तो नेक्रोसिस के चांसेस होते हैं, इस्चेमिया होगा तो नेक्रोसिस के चांसेस होती हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए या आपको कॉम्प्लिकेशंस है कि वहां पर हाई सर्कुलेशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तो आपको एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके तुरंत आपको एससीपी को जा करके बताना होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जा करके बताएंगे, नोटिफाई करेंगे। अब आपको मॉनिटर करना होता है कलर, तो कलर का आपने बता दिया कि स्टोमा का कलर क्या है। अब स्टूल का कंटेंट कैसा आएगा, तो स्टूल कंटेंट की मैं बात करूं तो पहले भी मैंने बताया था कि अगर असेंडिंग कोलोन में किया है तो असेंडिंग कोलोन में जो स्टूल आएगा, और स्टूल आएगा असेंडिंग कोलन में किया हुआ है स्टोमा, तो कोलोस्टोमी अगर स्टोम असेंडिंग कोलोन में की है लिक्विड स्टूल आएगा। अगर असेंडिंग कोलन में किया हुआ है तो आपका लिक्विड स्टूल आएगा। अगर आपने कोलोस्टोमी की है ट्रांसवर्स कोलोन, और ट्रांसवर्स कोलोन में आएगा तो लिक्विड टू सेमी सॉलिड। और अगर आपने कोलोस्टोमी की है और कोलोस्टोमी अगर आपने सिग्मोइड कोलोन या डिसेंडिंग कोलोन में अगर आपने कोलोस्टोमी की है तो उसमें नॉर्मल फॉर्म्ड स्टूल आता है। फर्स्ट हो गया कि आपने प्री ऑप में असेंडिंग, और असेंडिंग आता है असेंडिंग कोलोन में अगर आपने कोलोस्टोमी की है तो उसका जो लिक्विड स्टूल आएगा। उसके बाद में ट्रांसवर्स कोलोन में सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड टू सेमी सॉलिड स्टूल आता है। जबकि आपने डिसेंडिंग कोलोन या सिग्मोइड कोलोन में अगर कोलोस्टोमी की है तो उसमें नॉर्मली फॉर्म्ड स्टूल आता है। ये आपको ध्यान रखना होता है, पूछा जाता है एग्जाम में कि कहां पर अगर कोलोस्टोमी की है तो कौन सा स्टूल का कंटेंट आएगा। अब इसमें आपको और अब इसमें जो बैग यूज करते हैं उसे कोलोस्टोमी बैग। अब जब भी आपने पाउच बनाया है, ओस्टोमी क्रिएट किया है या आपने कोलोस्टोमी करी है तो उसमें ये तो है नहीं आप उसको ओपन छोड़ देंगे, उसको क्लोज करना होता है, और उसके लिए आप एक बैग यूज करते हैं और उस बैग का नाम होता है कोलोस्टोमी बैग या कोलोस्टोमी पाउच। तो कोलोस्टोमी बैग होगा, और कोलोस्टोमी बैग को जब भी आपको इसको वन थर्ड फीलिंग पर आपको उसको एम्प्टी करना होता है। वन थर्ड अगर फीलिंग हो जाए तो एम्प्टी द बैग, तो बैग को एम्प्टी करना होता है, खाली करना होता है। अब माना कि ये बैग था और ये बैग है, पूरा बैग है। अब बैग में ये वन थर्ड ये आपका हाफ हो गया, ये आपका नीचे वाला वन थर्ड, ये ऊपर वाला वन थर्ड। जब भी आपका कोई भी अगर बैग है, आपने कोलोस्टोमी बैग यूज कर रखा है, तो कोलोस्टोमी बैग की जो एम्प्टी होती है वो कब करना है, तो जब ये वन थर्ड फील हो जाए, एक तिहाई जब ये भर जाएगा तो इसको आपको एम्प्टी करना होता है। और जब भी आपने कोलोस्टोमी किया हुआ है तो जो गैस फॉर्मिंग फूड होती है
गैस फॉर्मिंग फूड है, जैसे आपका प्याज हुआ, गोभी हुई, इनको आपको अवॉइड करना होता है। तो अवॉइड द गैस फॉर्मिंग फूड, जो गैस फॉर्म करते हैं उन फूड को आपको अवॉइड करना होता है। तो कोलोस्टोमी बैग में 1/3 फिलिंग पर इसको एम्प्टी करना होता है और गैस फॉर्मिंग फूड को आपको इसमें अवॉइड करते हैं। अब लास्ट आता है कि आपका जो कोलोस्टोमी बैग होता है वो कब खाली करते हैं। ये तो आपने देख लिया कि आपको 1/3 पर इसको खाली करना होता है। और जो चेंज करते हैं कोलोस्टोमी बैग की जो चेंजिंग होती है, अगर आपको चेंज करना है तो आपको एवरी 7 डेज या 5 to 8 डेज में या 5 to 7 डेज या 1 वीक में इसको चेंज करना होता है। जब भी आप कोलोस्टोमी यूज करते हैं तो कोलोस्टोमी का जो स्टोमा बनाया था उस स्टोमा को आपने डायलेट करने के लिए आपको फिंगर से उसको, ये स्टोमा है तो स्टोमा को डायलेट करने के लिए आपको उसमें फिंगर डाल करके उसको स्टोमा को डायलेट किया जाता है। तो फिंगर डाल के उसमें स्टोमा को डायलेट करते हैं और उसमें कोई भी किसी भी तरीके का लोशन पाउडर आदि यूज नहीं करना है ताकि उसमें इरिटेशन ना हो। उसकी रेगुलर क्लीनिंग करनी होती है। जब भी आप चेंज करते हैं तो उसको स्टेराइल गोज पीस से उसकी क्लीनिंग करते हैं, इनर टू आउटर क्लीनिंग करेंगे और ये जा करके आपका स्टोमा होगा। और स्टोमा की अब जो वेपर होता है, स्टोमा जो इसका कोलोस्टोमी का कोलोस्टोमी बैग, और कोलोस्टोमी बैग में जो वेपर यूज करते हैं अपन वेपर, तो वेपर की जो कटिंग की जाती है, वेपर की कटिंग होगी वो 1/8, जो आपका स्टोमा का जो ओपनिंग थी उससे 1/8 उसकी ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो आसानी से इजी वे में उसको पूरी तरीके से उसको कवर कर सके। उस या फिर आपकी 0.125 इंच या 0.31 सेंटीमीटर या 31 mm इसकी एक्स्ट्रा कटिंग होती है। अब एक्स्ट्रा कोलोस्टोमी बैग की जो एक्स्ट्रा कटिंग होगी और एक्स्ट्रा कटिंग होती है वो आपकी 1/8 होनी चाहिए या फिर 0.125 इंच हो सकती है, 0.31 सेंटीमीटर या 31 mm हो सकता है। अब एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं, एक्स्ट्रा कटिंग मान लो ये इतना स्टोमा था तो ये स्टोमा था तो स्टोमा से आपको बड़ा लेना है। आपका बैक का जो स्टोमा था उससे आपको एक्स्ट्रा कटिंग करनी होती है वेपर की, और ये वेपर है तो ये इसका कम से कम, ये स्टोमा था तो ये आपको इतना 1/8 ये आपको ज्यादा लेना होगा, या आप 0.125 इंच ले सकते हैं या 31 mm होगा या 0.31 सेंटीमीटर उसकी एक्स्ट्रा कटिंग को आपको लेनी होती है ताकि वो आसानी से इजी वे में अच्छी तरीके से उसको सिक्योर किया जा सके। तो ये आपका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कोलोस्टोमी जो समापन होता है इस टॉपिक का, कोलोस्टोमी है। और कोलोस्टोमी का आपने अध्ययन किया, कोलोस्टोमी क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, तो इसमें देख लिया कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। रास्ता भी जानता हूं, चलना भी जानता हूं, मैं आग हूं तबीयत से, जलना भी जानता हूं कि मैं रास्ता भी जानता हूं, जलना भी जानता हूं, मैं आग हूं तबीयत से, जलना भी जानता हूं, मुझे मौम मत समझना कि मैं पिघल जाऊंगा, मैं सूरज हूं जो डूब कर निकलना भी जानता हूं, निकलना भी जानता हूं। अगर आपको सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह आपको तपना पड़ेगा और कठिन परिश्रम करके आप अपनी मेहनत करके आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और सफलता होती है वो समय मांगेगी, तो आपको समय देना है क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको भरपूर मेहनत करनी है, भरपूर प्रयास करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब, अगर आपको चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।